गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लास बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है पृथ्वी। आज का टॉपिक जो है वो है बच्चों पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। अब तक आप पढ़ के आए होंगे सब पृथ्वी के बारे में जो जितनी भी जानकारियां हैं वो लगभग आपको पता होगी। आज अपन थोड़ा सा उसके बारे में रिवाइज करते हैं, उसके बाद इससे थोड़ा आगे चल के अपन उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसकी स्ट्रक्चर, जो पृथ्वी की संरचना है, मुख्य रूप से जो चट्टानें हैं जो पाई जाती हैं पृथ्वी के ऊपर, उनके बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने ब्रह्मांड का अभी तक ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ब्रह्मांड में दूसरी जगह ऐसी कोई नहीं है जहां पर जीवन संभव हो। तो पृथ्वी एकमात्र सजीव जो जीव है, वहां पे जो जीवन संभव है, ऐसी जगह एकमात्र जगह है वो है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हम बात करें तो जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का एक सदस्य है। सौर मंडल के अंदर आपको पता है सूर्य इसका मुख्य क्या है, तारा है। सौर मंडल की अगर हम बात करें तो सौर मंडल के अंदर क्या है, सूर्य जो है आपके सौर मंडल में सूर्य क्या है, मुख्य तारा है। सूर्य के अलावा आपको पता है इसमें सूर्य के अलावा 8 ग्रह हैं जिसमें पृथ्वी सम्मिलित है। इसमें 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में एक क्या है, अपने पृथ्वी है। 8 ग्रहों के अंदर एक पृथ्वी सम्मिलित है और 8 जो ग्रह हैं, ये ग्रह आपके जो सूर्य है उस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो सूर्य है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। अगर हम उत्पत्ति की बात करते हैं यहाँ पर कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो उस संदर्भ में अनेक जो सिद्धांत हैं वो दिए गए हैं। लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि जो आपके पृथ्वी है और पृथ्वी के साथ जो अन्य ग्रह हैं वो सभी एक समय सूर्य का एक हिस्सा हुआ करते थे और सूर्य के उस हिस्से के चिटक कर अलग होने के कारण आपके जो सौरमंडल के ग्रह हैं उनका निर्माण हुआ और उन्हीं के दौरान आपके पृथ्वी जो है उसका भी निर्माण हुआ है। अब जो पृथ्वी है वो पृथ्वी उस समय जो कुछ भाग सूर्य से अलग हुआ वो एक गर्म लावा था, अर्थात एक द्रव अवस्था के अंदर गर्म पदार्थ था जिसके धीरे धीरे जमा होने से, धीरे धीरे उसके ठंडे होने से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अर्थात पृथ्वी प्रारंभ में एक गर्म गैस और द्रव का गोला थी। धीरे धीरे समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन हुआ, धीरे धीरे वह ठंडी होती गई और ठंडी होने के परिणाम स्वरूप जो लावा था वो लावा धीरे धीरे ठोस पदार्थ में बदलने लग गया और जो हम अब पृथ्वी देख रहे हैं उसका निर्माण हो गया है। ये लावा जिस जगह पे उभार के रूप में क्या हुआ, जमा हुआ, उस जगह पर क्या जमा हो गए, पहाड़ बन गए और जिस जगह पर गड्ढा बन गया उस जगह पर आज जो समुद्र है उनका निर्माण हो गया। इस प्रकार पृथ्वी का निर्माण अपने सूर्य के ही किसी हिस्से के अलग होकर उसके ठंडे होकर जमा होने से हुआ है, ऐसा माना जाता है। अपन ने जो अभी बातें की हैं उसको अपन एक बार नोट कर लेते हैं जिससे थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, अपन सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी ब्रह्मांड का ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है पृथ्वी के अलावा सौर मंडल में
पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में सूर्य एवं पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। देखो बच्चों, अपन ने बात की पृथ्वी ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी के अलावा सौरमंडल में सूर्य एवं पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं। सौरमंडल की अगर हम बात करें तो पृथ्वी सहित 8 ग्रह हैं और सौरमंडल के अंदर सूर्य क्या है, एक मुख्य तारा है जिसके चारों तरफ आपके ग्रह हैं और जो पृथ्वी है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का निर्माण गर्म लावा के ठंडे होने से हुआ है। पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है बच्चों, वो गर्म लावा के ठंडे होने से हुआ है, जिस कारण जहां पर लावा ज्यादा उभार के साथ जम गया, वहां पर पहाड़ व जहां कम मात्रा में जमा, वहां गहरी खाई बन गई। इन गहरी खाइयों में जल भरने से समुद्र बन गए। देखो बच्चों, पृथ्वी के बारे में हम बात करें तो पृथ्वी का जो निर्माण है वो सूर्य के एक हिस्से के ठंडा होने के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये जो हिस्सा है वो जहाँ पे ज़्यादा जम गया उस जगह पे पहाड़ बन गए और जहाँ पे कम मात्रा में जमा वहाँ पे गहरी खाइयाँ बन गई। इन खाइयों के अंदर कुछ समय बाद जब पानी जमा हो गया, जल जमा हो गया, तो ये गहरी खाइयाँ किसका रूप ले ली, समुद्र का रूप इन्होंने ले लिया है। इसके अलावा हम बात करें तो मुख्य रूप से जो आपके पृथ्वी हैं उसके हम संरचना के आधार पर यदि हम बात करें तो इसको अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। और ये जो 3 भाग हैं वो है आपके वायुमंडल, जलमंडल और थलमंडल। अर्थात पृथ्वी को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पृथ्वी को अध्ययन की दृष्टि से निम्न 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। निम्न 3 भागों में क्या कर सकते हैं बच्चों, विभाजित कर सकते हैं। पहला इसका भाग है वो है बच्चों वायुमंडल, दूसरा है जलमंडल और तीसरा है थलमंडल। 3 भागों में अपन ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अध्ययन की दृष्टि से इसको विभाजित कर लिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से इसको विभाजित किया गया है। देखो बच्चों, पृथ्वी के अध्ययन की दृष्टि से यदि हम बात करें तो 3 भाग हैं। पहला है वो है बच्चों
वायुमंडल। देखो बच्चों, वायुमंडल की हम बात करते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है वो कहलाता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण है वो वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी के कुल भार की दृष्टि में यदि हम देखें तो वायुमंडल पृथ्वी के कुल भार का 0.03% है, अर्थात बहुत कम मात्रा में भार की दृष्टि से वायुमंडल का हिस्सा है पूरी पृथ्वी के अंदर। वायुमंडल की हम बात कर रहे हैं तो वायुमंडल के अंदर गैसों का समूह है, और रासायनिक दृष्टि से हम गैसों के बारे में बात करें तो ये जो गैसें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, कुछ सक्रिय गैसें होती हैं, कुछ अक्रिय गैसें होती हैं। सक्रिय गैसों की हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है इसमें, और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो है 78%। और इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा अगर हम बात करते हैं, नाइट्रोजन की 78% मात्रा है। ऑक्सीजन की यदि हम मात्रा करते हैं, मात्रा की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 21% ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 0.03% के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है, और शेष अन्य गैसें जो पाई जाती हैं वो शेष गैसें अन्य होती हैं। इन अन्य गैसों के अंदर अक्रिय गैसें भी पाई जाती हैं। अक्रिय गैसों की अगर हम बात करें तो आपके हीलियम है, नियोन है, जीनोन है, क्रिप्टोन है, ऐसे कुछ गैसें हैं जो आपके अक्रिय गैसों की श्रेणी में आती हैं। ये क्रियाशील नहीं होती है, केवल वायुमंडल में पाई जाती है। तो इन गैसों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि इनकी परसेंटेज मात्रा की बात करें तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल के अंदर, उसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो अपन वायुमंडल के बारे में बात करें तो यहाँ नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। देखो बच्चों, पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की भार की यदि हम बात करें तो कुल भार, पृथ्वी के कुल भार का 0.03% जो हिस्सा है वो किसका है, वायुमंडल का है। पृथ्वी के कुल भार का 0.03% भाग वायुमंडल है। कुल भार का बहुत कम हिस्सा वायुमंडल के रूप में है। वैसे बहुत ज़्यादा है आयतन की दृष्टि से, वायुमंडल जो है वो पृथ्वी के आयतन की दृष्टि से बहुत अधिक है, लेकिन भार की दृष्टि से कम है क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, CO2 लगभग 0.03% व शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। देखो बच्चों, वायुमंडल के अंदर हम बात करें तो नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% होती हैं, शेष अन्य गैसें पाई जाती हैं। इनके अलावा अक्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियोन, जीनोन, क्रिप्टॉन,
आधी भी पाई जाती है। देखो बच्चों, अक्रिय गैसों की मात्रा भी वायुमंडल में होती है, ये बहुत कम मात्रा में होती हैं और ये अक्रिय इसीलिए होती हैं कि ये क्रिया नहीं करती हैं अन्य किसी पदार्थ के साथ। आगे हम बात करें तो जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल का होना पृथ्वी के लिए अत्यंत आवश्यक है और ये एक तरीके से कवच का काम करता है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। तो अपन यहां लिख सकते हैं वायुमंडल पृथ्वी के लिए कवच का कार्य करता है। ये देखो बच्चों, अपन ने वायुमंडल के बारे में कुछ चर्चा की थी, उसको अपन ने नोट डाउन कर लिया है। पृथ्वी की संरचना का अध्ययन कर रहे थे अपन। वायुमंडल एक अध्ययन करने के लिए उसको एक भाग में विभाजित किया था। दूसरा जो भाग है बच्चों वो है जलमंडल। जलमंडल की अगर हम बात करें यहाँ, तो पृथ्वी के चारों ओर जो स्थल है, जो थलमंडल है, उसके चारों तरफ जल, जो पानी है वो क्या है? भरा हुआ है, गिरा हुआ है। जो गहरी खाइयां हैं उसके अंदर जो जल भरा हुआ है वो सम्मिलित रूप से आपके जलमंडल कहलाता है। सामान्यतः जलमंडल की यदि हम बात करें तो जलमंडल के अंदर समुद्र सम्मिलित होते हैं और ये जो समुद्र होते हैं, ये समुद्र आपके गहरे और कई किलोमीटर लंबे हो सकते हैं। इसके अलावा आपके भूमिगत जल है, झीलें हैं, या फिर आपके पहाड़ों के ऊपर जो जमा बर्फ है वो भी जलमंडल में ही सम्मिलित होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो समुद्र है उसमें जो पानी भरा है वो जलमंडल में सम्मिलित होता है। यदि हम यहाँ बात करें भार की दृष्टि से, तो भार की दृष्टि से कुल पृथ्वी के भार का 6.9%, कुल पृथ्वी के भार का 6.9% जो भाग है वो आपके है जलमंडल। कुल भार का 6.9% जलमंडल है। और यदि हम आयतन की दृष्टि से देखें तो पृथ्वी का 15 गुना जलमंडल है। आयतन की दृष्टि से पृथ्वी का 15 गुना है जलमंडल। तो जलमंडल है भार की दृष्टि से 6.9% है, जबकि आयतन की दृष्टि से पृथ्वी का 15 गुना ज्यादा जलमंडल उपस्थित है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन 2-3 लाइनें लिखते हैं कि जलमंडल पृथ्वी के थलमंडल के चारों तरफ, पृथ्वी के थलमंडल के चारों तरफ जमा जल जलमंडल कहलाता है। देखो बच्चों, पृथ्वी के थलमंडल के चारों तरफ जमा जल जलमंडल कहलाता है। जलमंडल में मुख्य रूप से समुद्र सम्मिलित हैं। समुद्र सम्मिलित हैं। इसके अलावा नदियों, झीलों, तालाबों, पहाड़ों पर जमा बर्फ भी इसमें सम्मिलित है। पहाड़ों पे जमा जो बर्फ है वो भी बच्चों इसी में सम्मिलित है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो यह अर्थात जलमंडल कुल पृथ्वी के भार का 6.9% भाग है। जलमंडल की हम बात करें तो जलमंडल कुल पृथ्वी के भार का 6.9% है, लेकिन आयतन की दृष्टि से ये कुल पृथ्वी का
15 गुणा है। आयतन की दृष्टि से यदि हम बात करते हैं तो ये कुल पृथ्वी का 15 गुणा है। ये दो भाग आपके हो गए हैं, एक जलमंडल और एक वायुमंडल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं तीसरे भाग के बारे में। तीसरा भाग है बच्चों, वो है आपके थलमंडल। देखो बच्चों, थलमंडल के बारे में आपको पता होगा, पृथ्वी का जो ठोस भाग है वो आपके थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी का जो ठोस भाग है वो आपके क्या कहलाता है? थलमंडल कहलाता है। पृथ्वी का ठोस भाग ही थलमंडल होता है। और ये पृथ्वी के थलमंडल की बात करें तो कुल पृथ्वी के भार की दृष्टि से देखें तो थलमंडल 93.2% भाग पाया जाता है। थलमंडल को अपन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। बाहरी भाग होता है, बाहरी ठंडा या फिर ठोस सतह है, और आंतरिक गर्म अथवा पिघला हुआ भाग। दो भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं और आगे अपन इसको देखेंगे। उससे पहले अपन देखते हैं कि थलमंडल होता क्या है। थलमंडल पृथ्वी का ठोस भाग होता है। जो थलमंडल है बच्चों, वो पृथ्वी का कौन सा भाग है? पृथ्वी का ठोस भाग है। यह पृथ्वी के कुल भार का, यह पृथ्वी के कुल भार का 93.2% है। पृथ्वी के कुल भार का 93.2% जो भार है वो आपके थलमंडल का है। थलमंडल जो है बच्चों, उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। थलमंडल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। थलमंडल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसका जो पहला भाग है वो भाग है बच्चों आपके बाहरी ठोस भाग। बाहरी ठोस भाग या फिर ठंडी सतह। ठंडी बाहर वाला जो ठोस भाग है वो लावा की जमा होने से, अर्थात उसके बाहर जमा होने कर ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसको बाहरी भाग या बाहरी सतह या फिर इसको ठंडी ठोस सतह भी कहते हैं। तो पहला इसका भाग है वो है बाहरी सतह या बाहरी ठंडी ठोस सतह। और दूसरा बच्चों है इसका आंतरिक भाग। इसका जो आंतरिक भाग है वो कैसा है? वो आंतरिक भाग गर्म भाग कहलाता है या फिर आपके कैसा है? पिघला हुआ भाग है। आंतरिक गर्म भाग या फिर पिघला हुआ भाग। आंतरिक गर्म भाग या जो पिघला हुआ भाग है वो आपके क्या है? थलमंडल का दूसरा भाग है। देखो बच्चों, ये जो थलमंडल है, इस थलमंडल की सबसे जो ऊपर वाली परत है, इस ऊपर वाली परत को बोलते हैं भूपपड़ी। पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत जो थलमंडल है, उस थलमंडल की सबसे ऊपर की परत को भूपपड़ी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपपड़ी कहलाती है। ये जो बच्चों भूपपड़ी होती है, ये लगभग 10 से लेकर 20 मील तक होती है। 10 से 20 मील तक होती है।
थलमंडल को हम संरचना के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं। एक है बच्चों आपके भूपपड़ी और दूसरा है चट्टाने। तो अपन यहाँ नोट करते हैं इसे, अर्थात थलमंडल को दो भागों में संरचना के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। पहली परत है वो है भूपपड़ी, और दूसरी जो परत है उसको बोलते हैं चट्टाने। देखो बच्चों, अपन निर्माण के आधार पर ये दो भाग है, बाहरी और आंतरिक भाग। जबकि संरचना के आधार पर बात करें तो भूपपड़ी और चट्टाने ये दो भाग हैं थलमंडल के। इसे आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन भूपपड़ी और चट्टानों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला बच्चों इसका जो भाग है वो है आपके भूपपड़ी। भूपपड़ी के बारे में अभी अपन ने देखा कि देखो बच्चों, आपके पृथ्वी का थलमंडल है, उस थलमंडल के सबसे ऊपर की परत जो लगभग 10 से लेकर 20 मील तक हो सकती है, 0 से 10 या 20 मील तक की मोटाई हो सकती है, भूपपड़ी कहलाती है। तो यहां लिखते हैं यह थलमंडल की ऊपरी परत होती है। देखो बच्चों, भूपपड़ी क्या होती है? थलमंडल की सबसे ऊपरी परत होती है जो 10 से 20 मील तक हो सकती है। ऊपर की सतह से 10 से लेकर 20 मील तक भूपपड़ी हो सकती है। भूपपड़ी जो होती है बच्चों, ये कई प्रकार की चट्टानों से मिलकर बनी होती है। भूपपड़ी के अंदर कई प्रकार की चट्टानें होती हैं और सामान्यतः सभी प्रकार के जो खनिज होते हैं वो भूपपड़ी के अंदर पाए जाते हैं। भूपपड़ी की अगर हम बात करें तो भूपपड़ी के अंदर आपके जो परतें होती हैं वो एल्यूमिनियम सिलिकेट की मात्रा ऊपर वाले भाग में ज़्यादा पाई जाती है, जिसे Cl के नाम से जाना जाता है। और आंतरिक भाग जो होता है उसमें मैग्नीशियम और सिलिकेट की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इसे समय के नाम से जाना जाता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये परत चट्टानों से निर्मित होती है। देखो बच्चों, ये जो परत होती है ये परत आपके चट्टानों से निर्मित होती है, और ये जो चट्टानें होती हैं वो सभी प्रकार के खनिजों से मिली होती है। अर्थात भूपपड़ी में सभी खनिज पाए जाते हैं। जो भूपपड़ी होती है बच्चों उसमें सभी खनिज पाए जाते हैं। आगे हम बात करते हैं तो भूपपड़ी में केवल अक्रिय गैसें नहीं पाई जाती है। भूपपड़ी में केवल अक्रिय गैसें नहीं पाई जाती हैं। भूपपड़ी के अंदर बच्चों अक्रिय गैसें क्या होती हैं? नहीं पाई जाती हैं। भूपपड़ी में केवल क्या पाए जाते हैं? सभी खनिज सम्मिलित होते हैं और अक्रिय गैसें नहीं पाई जाती हैं। इसकी ऊपरी परत में एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है, जिस कारण इसे
Cl अर्थात SiAl, ये सिलिकॉन और ये हो गया आपके एल्यूमिनियम कहा जाता है। ऊपर वाली जो परत होती है बच्चों उसके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे Cl कहा जाता है। नीचे वाली परत में मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है, जिस कारण इसे मैग्नीशियम सिलिकेट पाया जाता है बच्चों, जिस कारण इसे मील कहा जाता है। मील का मतलब होता है बच्चों MiAl अर्थात मैग्नीशियम और सिलिकॉन। कहा जाता है। देखो बच्चों ये अपन ने यहां देखा है चट्टान पर भूप्रपट्टी के बारे में, और ये जो भूप्रपट्टी होती है ये आपके किसकी थलमंडल का एक हिस्सा है। इसका दूसरा भाग है बच्चों वो है चट्टान। इस चट्टानों के बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन अध्ययन करेंगे चट्टानों के बारे में। तो थैंक यू और धन्यवाद।